आज हम मॉर्फोलॉजी के चैप्टर का आखिरी भाग शुरू करेंगे। अब तक हमने मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में पौधे के विभिन्न भाग, अलग अलग जो उसके अंग हैं, उनका अध्ययन किया। जड़ों से शुरू करा हमने और बीज तक बताया। जड़, तना, पत्तियाँ, फिर पुष्पक्रम, पुष्प, फल, बीज, एक भाग का हम पृथक रूप से अध्ययन कर चुके हैं। चैप्टर के अंत में हमें फैमिलीज के बारे में, पादप कुल के बारे में दिया गया है। आपको भी ये चीज़ हम बता दें कि देखिए, पादप का जब वर्गीकरण होता है तो आप देखिए, पादप जगत यानी कि किंगडम से लेकर, डिवीजन से लेकर, उसके अंदर फिर फैमिलीज, फिर ऑर्डर, फिर स्पीशीज आती हैं। तो फैमिली एक समूह है जो हमारे वर्गीकरण के क्रम में एक निर्धारित स्थान पर आता है और ये कई पौधों का एक समूह होता है। अक्सर पौधों के अध्ययन में एक एक पौधे का अध्ययन करने के बजाय कई बार हम पूरी फैमिली का भी एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। पादप कुल कहते हैं जिसको। एक कुल के जो पौधे होते हैं उनमें कई लक्षणों में समानता होती है। ये लक्षण उनके कायिक भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर पुष्पीय और जननिक लक्षण होते हैं। अब देखिए, पादप कुलों का वर्गीकरण, पादप कुलों का अध्ययन कैसे किया जाता है, कैसे उनके लक्षणों को डिस्क्राइब किया जाता है, यही हमें इसमें पढ़ना है। अब एक पादप कुल जो होता है कई पौधों और कई जातियों से मिलकर बना है, सैकड़ों, हजारों हो सकती हैं। तो हम यहाँ जो पादप कुलों का लक्षण बताते हैं तो ये उस पादप कुल में जितनी स्पीशीज हैं, जितनी जातियाँ हैं, उनमें ज़्यादातर में जो लक्षण मिलते हैं वो बताते हैं। यहाँ जो हम चीज़ बताते हैं वो किसी एक पौधे की नहीं, बल्कि पूरे कुल के समूह की बात की जाती है। ठीक है। अब जब हम किसी पादप कुल को हम परिभाषित या उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो उसके विभिन्न लक्षणों को बताते हैं कि उसका जड़ कैसी है, उनमें तना कैसा है, उनमें पुष्प कैसा है, पुष्पक्रम कैसा है। तो हमने जो पहले अभी मॉर्फोलॉजी में जो एक एक चीज़ अलग पढ़ी और उनमें जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी है वही सारी इसमें काम आएगी। ठीक है। उन्हीं टर्मिनोलॉजी को यूज़ करेंगे और पादप कुल के लक्षणों का अध्ययन करेंगे, वो आपको याद भी रखना है। ठीक है। उसके बाद हर कुल का एक पुष्प सूत्र बनाया जाता है कि भाई कुल का जो पुष्प है उसमें कुछ मुख्य भागों को मिलाकर एक सूत्र बनता है। और फिर पादप कुल के जो पौधे हैं, उस कुल के पौधों का जो पुष्प है वो कैसा है, उसकी पुष्प चित्र भी बनाते हैं। पुष्प चित्र वैज्ञानिक तरीके से बनाते हैं, न कि कोई हम जो फ्लावर बनाते हैं ऐसे नहीं बनाते। जैसे कोई पुष्प है उसको अगर हम अनुप्रस्थ रूप से काटें तो वो कैसा नजर आएगा, वो चीज़ हम इसमें दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो किसी भी पादप कुल का जो वर्गीकरण होता है वो अर्ध तकनीकी शब्दों में किया जाता है, मतलब कुछ चिन्ह, कुछ सिंबल बनाकर करेंगे तो एक प्ररूप की पुष्पीय पादप का अर्ध तकनीकी विवरण, एक पौधे का या एक पादप कुल का कैसे हम विवरण करते हैं, पहले वो समझ लें। फिर हमें अपने चैप्टर में 3 फैमिली दी हुई हैं, फैबेसी, सोलेनेसी, लीलियसी, उनका डिस्क्रिप्शन करना है। ठीक है। तो प्रत्येक पादप कुल में कई विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है। जिनसे हम इन कुलों को विभेदित कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये लक्षण मुख्यतः पुष्पीय लक्षणों, जैसे कि पुष्पों की लैंगिकता, ज़्यादातर ये लक्षण पुष्पीय लक्षण होते हैं कि पुष्पों की लैंगिकता के पुष्प नर हैं, मादा हैं, द्विलिंगी हैं। पुष्पों की सममिति बताते हैं हम, त्रिज्या सममित, एकव्यास सममित। पुष्प चक्रों के सापेक्ष अंडाशय की स्थिति, कि अंडाशय ऊर्ध्वाधर है या अधोवर्ती है, जैसा भी है। ठीक है। सपत्रों की उपस्थिति के बारे में बताते हैं। ब्राह्य दलपुंज, पोमुंग, जायांग की स्थिति, इन सब पर आधारित होता है। मतलब अब जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं ये आपको तभी अच्छे से समझ में आएगी जब आपके पिछले सारे भाग आपको आते होंगे। यहाँ हम केवल टर्मिनोलॉजी लेंगे। अब इस टर्म का मीनिंग क्या है वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि पुष्प पढ़ा है, फल पढ़ा है, जो भी है वहाँ के शब्द उठा के यहाँ पर आएंगे। तो पादप कुल का वर्गीकरण, पादप कुल का वर्णन कैसे करना है, उसके लेकर के सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। कैसे एक पौधे का या एक पादप कुल का वर्णन किया जाता है। पादप कुल के सभी विशिष्ट लक्षणों को व्यवस्थित अध्ययन व शीघ्र पहचान के लिए इन लक्षणों को संकेतों में प्रकट किया जाता है। अब पादप कुल के जो पौधे हैं उनमें कौन कौन से लक्षण हैं, क्या है, उनका फटाफट अध्ययन के लिए हम उनके कुछ संकेत, कुछ सिंबल बना लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा पुष्प सूत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है, पुष्प आरेख भी बनाए जाते हैं। ठीक है। कुछ चीज़ें पुष्प सूत्र में नजर आती हैं, कुछ पुष्प चित्र में, आरेख में नजर आती हैं। जैसे बीजांड सन, या मतलब प्लेसेंटा कैसा है, प्रेजेंटेशन बताए थे आपको। ठीक है। मात्रअक्ष की स्थिति, पुष्प दल विन्यास, ये चीज़ें केवल चित्र में ही दिखेंगी, आरेख में। पुष्प सूत्र में अलग चीज़ें दिखेंगी। ये सब चीज़ें हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहले तो अपन चिन्ह ध्यान रख लें, कौन कौन से चिन्ह काम में लिए जाते हैं। पुष्प सूत्र में प्रयुक्त होने वाले संकेत, जो पुष्प सूत्र बनाया जाता है उसमें हम संकेतों में बनाते हैं फॉर्मूला,
एक फैमिली का एक फ्लोरल फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको पहले ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं। हम यहाँ पर प्लांट फैमिलीज जो हैं, पादप कुल का अध्ययन करना चाह रहे हैं। एक एक कुल में सैकड़ों जातियाँ होती हैं पौधों की। ठीक है, अब एक एक पौधे का अलग अध्ययन करने के बजाय पूरे कुल का अध्ययन करेंगे, तो उस कुल में जितने पौधे हैं उनमें जो कॉमन लक्षण हैं उनको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, उनका वर्णन करेंगे, और एक पादप कुल को कैसे पहचाना जाए वो समझने की कोशिश करेंगे। अब इन लक्षणों को अलग अलग लिखने की बजाय हम इनको चिन्हों से दर्शाते हैं। ठीक है, और इन चिन्हों के आधार पर फिर पुष्प सूत्र बनाते हैं और फिर पुष्प चित्र भी बनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी पूछी भी जाती है, थोड़ा अच्छे से समझने की भी कोशिश कीजिएगा। जैसे सबसे पहले तो हमने पुष्प की बात करें, पुष्प सूत्र बनाना है अपने को, तो सूत्र में कौन कौन से संकेत काम आएंगे, जैसे कि पुष्प में सपत्र है या नहीं है, सबसे पहले ये देखेंगे। अगर पुष्प में सपत्र उपस्थित है तो उसे BR लिखेंगे, और सपत्र नहीं है तो EBR से दर्शाते हैं। अब ये चिन्ह ध्यान रखने हैं अपने को। त्रिज्या सम्मित पुष्प होता है तो ये वाला चिन्ह बनेगा, मतलब एक गोला बना करके इसमें एक प्लस लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, एक व्यास सम्मित को ऐसे प्रतिशत से भी दर्शाते हैं, कभी कभी इस तरह से भी दर्शाते हैं, या फिर ऐसे भी दर्शाते हैं। ये सभी चिन्ह एक व्यास सम्मित के रहते हैं। द्विलिंगी का पुष्प का चिन्ह आप सभी को पता ही, एक लिंगी होगा तो ये नर पुष्प तो इस तरह से, और मादा पुष्प होगा तो मादा वाला चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो सपत्र है या नहीं है ये बताएंगे पुष्प सूत्र में सबसे पहले, फिर त्रिज्या सम्मित है, एक व्यास सम्मित है ये बताएंगे, उसके बाद वो द्विलिंगी है या एक लिंगी है ये बताएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर उसके बाद आता है पुष्प के भाग। सबसे पहले कैलेक्स, ब्रायदल पुंज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैलेक्स, इसलिए इसके चिन्ह में भी क्या लिखा गया है, के। ठीक है, अब कितने ब्रायदल हैं उनकी संख्या लिखेंगे। मान लो 5 ब्रायदल है तो के साथ में यहाँ 5 लिखेंगे। अब ये 5 ब्रायदल एक दूसरे से अलग अलग भी हो सकते हैं, पृथक ब्रायदली भी हो सकते हैं और संयुक्त भी हो सकते हैं। अगर पृथक होंगे तो ऐसे ही लिखना है, संयुक्त ब्रायदली में क्या एक ब्रैकेट के अंदर इनको लिखा जाएगा ऐसे। n का मतलब यहाँ पर क्या है, ब्रायदलों की संख्या है, n और n ब्रैकेट में। अगर n को कोष्ठक में लिख रखा मतलब यहाँ ब्रायदल संयुक्त है, संयुक्त को कोष्ठक में दर्शाते हैं, बिना कोष्ठक का मतलब वो स्वतंत्र है। तो ब्रायदल कितने हैं, उनकी संख्या, संयुक्त है या स्वतंत्र है ये दिखाएंगे। उसके बाद अनुब्रायदल, कभी कभी ब्रायदलों के बाहर एक और चक्र होता है, उसे ईपी कैलेक्स कहते हैं, तो उसको EPI से दर्शाते हैं, कुछ ही पौधों में मिलता है ये। उसके बाद ब्रायदल के बाद में आता है दल, दल को हम कहते हैं करोला इंग्लिश में, तो उसी का चिन्ह लिया गया है C। अब यहाँ पर भी वही है, अगर मान लो जैसे 5 दल हैं तो C5 लिखेंगे, पांचों स्वतंत्र हैं तो इसी तरह से, और संयुक्त है तो इनको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, n यहाँ पर दलों की संख्या है, तो कैलेक्स और करोला ब्रायदल और दल को दर्शाएंगे, उनकी संख्या और उनका संख्या, और साथ साथ में स्वतंत्र है या संयुक्त है ये बताना है। ठीक है, इसके अलावा और जो है नेक्स्ट चिन्ह देखें, और यहाँ पर अगले, अगर मान लो कई बार ब्रायदल और दल नहीं है तो फिर परिदल होंगे। परिदल को अंग्रेजी में कहते हैं पेरियंथ, तो पेरियंथ का क्या ले लिया चिन्ह में अपन ने, P ले लिया। ठीक है, इसकी भी जो संख्या होगी उसी तरह से संख्या लिख देंगे। मान लो परिदल 5 है तो 5, स्वतंत्र है तो, और संयुक्त है तो ये इस तरह से आ जाएगा। समझ गए। तो इसके बाद में अगला तीसरा चक्र आता है पोमुंग एंड्रोशियम। एंड्रोशियम पोमुंग होता है, उसका ए चिन्ह रहता है। अगर बहुत सारे पोकेसर हैं, संख्या गिन नहीं सकते हैं, तो इन्फिनिटी वाला चिन्ह बनाते हैं ए के साथ में इस तरह से ऐसे। ठीक है, अगर कोई संख्या है तो संख्या लिख देंगे, 5 तो 5, 4 तो 4, स्वतंत्र है तो इसी तरह से लिखेंगे, संयुक्त होंगे तो इनको भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, अब पोकेसर कई बार दल से लग्न होते हैं, मैंने कहा ना दल लग्न भी होते हैं, तो ये देखिए C कौन है यहाँ पर, दल, कैलेक्स, C बताया था चिन्ह। C और A के बीच में इस तरह का एक आर्क बनाते हैं, जिससे पता चलता है कि पोकेसर जो है दल से जुड़े हुए हैं। परिदल से जुड़े हुए तो P के साथ आर्क बना देंगे, तो ये पोकेसरों के चिन्ह हो गए। फिर जायांग को G से दर्शाते हैं, गाइनेशियम। अब अगर कितनी संख्या है कार्पल की, 2, 4, 5 जितनी भी है तो n का मान संख्या आ जाएगा। वियुक्तांडपी है तो केवल n लिखेंगे, संयुक्तांडपी है तो ब्रैकेट में n लिखेंगे। समझ गए। इसके अलावा अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती, अधोवर्ती या अर्ध ऊर्ध्ववर्ती है, तीनों दर्शाएंगे। अब जैसे G के साथ n लिख के ऊपर अगर ये लाइन है तो मतलब अधोवर्ती, मतलब क्या हो रहा है, ये लाइन का मतलब क्या हुआ कि जायांग नीचे है, बाकी सारी चीज़ें ऊपर से निकल रही हैं, तो जायांग इन्फीरियर हो गया। इन्फीरियर अंडाशय कहेंगे इसको, अधोवर्ती, इन्फीरियर ओवरी। अगर ये G के नीचे ऐसे डैश बना रखा है
तो ये ऊर्ध्ववर्ती होती है, मतलब सुपीरियर ओवरी होती है, ठीक है। और अगर बीच में से डैश बनाया है तो ये हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर होती है, ठीक है। इसको हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर कहेंगे। हाफ सुपीरियर, ठीक है। तो ये जायांग के चिन्ह हो जाएंगे। तो इस तरह से पुष्प सूत्र में ये सारी चीजें रखी जाएंगी। तो आपको तो चिन्ह आने चाहिए, ठीक है, किसको कैसे कैसे लिखना है। उसके बाद पुष्प चित्र बनाते हैं। पुष्प चित्र बनाएंगे, दोनों चीजें अगर मैं बनाना चाहूं, देखो पुष्प सूत्र में तो अब क्या करेंगे अपन, पुष्प सूत्र में क्या क्या चीजें रखेंगे। सबसे पहले तो ब्रैक्ट है या नहीं है, या तो बी आर या ई बी आर, एक तो ये चीज आएगी। उसके बाद वो त्रिज्या सम्मित है, ठीक है, या फिर वो एक व्यास सम्मित है, तो इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी। प्रतिशत का चिन्ह आता है उसके लिए। फिर वो द्विलिंगी है तो द्विलिंगी, एक लिंगी है तो एक लिंगी पुष्प का लिंग बताएंगे। उसके बाद इसमें कैलेक्स को के से दर्शाएंगे, वो कितने हैं, मान लो 5 है, स्वतंत्र है, संयुक्त है, जो भी है। फिर करोला, वो भी मान लो 5 है, स्वतंत्र संयुक्त। फिर एंड्रोशियम, ये भी मान लो 5 है, स्वतंत्र संयुक्त। तो उसी तरह से लास्ट में गाइनेशियम 2 है, 4 है, ठीक है। सुपीरियर है तो नीचे की तरफ लाइन आ जाएगी, इन्फीरियर है तो ऊपर आ जाएगी, इस तरह से दर्शाएंगे। ये पूरा एक पुष्प सूत्र बनता है। 5 तो मैंने अंदाजे से लिखा हो, तो जिसमें जो होगा वो आपको दिखाना है, ठीक है। पुष्प चित्र कैसे बनता है, तो देखो पुष्प चित्र में सबसे पहले तो मात्र अक्ष दर्शाते हैं। यहाँ लिखा भी है पुष्प आरेख में एक बिंदु दर्शाया जाता है। अब देखो पुष्प आरेख कैसे बनाते हैं, पुष्प चित्र कैसे बनता है। सबसे पहले एक यहाँ पर ये मात्र अक्ष ऐसे बनेगा। अब इसके अंदर सबसे पहले तो ब्राह्यदल बनाएंगे। मान लो ब्राह्यदल ऐसे है, ये एक यहाँ आ गया। फिर ये पुष्प को जैसे अनुप्रस्थ काट होती है ना, वैसे दर्शाना है अपने को, ऐसे। तो ये इनके ब्राह्यदल हो गए। तो ये ब्राह्यदल बना रहे हैं। अनुप्रस्थ काट में कैसे दिखेंगे वो दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर ये स्वतंत्र हैं तो ऐसे अलग अलग दूर दूर रहेंगे। संयुक्त होते हैं तो इनको जोड़ देते हैं, ऐसे जुड़ जाएंगे। जोड़ने पर ये संयुक्त हो गए। तो ये पुष्प के ब्राह्यदल बना दिए। ये जो है मात्र अक्ष हो गया। अब इसके बाद में इसमें पुष्प दल बनाएंगे। तो दल जो होंगे, दल बनाएंगे। मान लो जैसे ये एक पेटल यहाँ है तो ये इस तरह से आ गया, दूसरा ऐसे, तीसरा, 5 है तो मान लो 5 बना देंगे ऐसे, ये 5वां ऐसे, ये दल बन गए, ठीक है। इसके बाद में अब इसमें पुंकेसर बनते हैं। तो पुंकेसर इस तरह से बना सकते हैं, ये ऐसे करके यूं दर्शाते हैं। द्विकोष्ठीय पुंकेसर होता है तो ये ऐसे बनता है, ये ऐसे, ये पुंकेसर ऐसे, 5 पुंकेसर मान लो। ये मैं केवल एक आउटलाइन बता रहा हूँ कैसे बनता है। फिर उसके अंदर की तरफ जायांग बनता है। तो ये इस तरह से अंदर एक ऐसा जायांग, जितने इसमें कार्पल है उतने कोष्ठ बनाएंगे। फिर इसमें जो भी मान लो अक्षी पुष्प विन्यास है, पुष्पासन प्लेसेंटा है, तो इस तरह से जायांग बनाएंगे, ठीक है। अगर मान लो सपत्र होता है तो सपत्र यहाँ नीचे की तरफ बनता है, ऐसे साइड में दिखता है ये, तो नीचे बनाते हैं तो सपत्र यहाँ बनेगा। ये पूरा का पूरा दरअसल एक पुष्प चित्र है। पुष्प चित्र में ये क्या हो गया, ये है मात्र अक्ष। आपको बताया गया था मात्र अक्ष जिस तने के जिस शाखा से वो लग रहा है, वो तना जो होता है वो मात्र अक्ष होता है। ये जो बाहर वाले बने हैं ये सब क्या हैं, ये ब्राह्यदल। अंदर ये जो लाल रंग से बना रखे हैं ये दल हैं। फिर ये नीले रंग से ये पुंकेसर हैं। और ये सबसे अंदर इसमें जायांग कार्पल है। और ये जो होता है ये सहपत्र होता है, इस तरह से ये सारी चीजें। तो देखो पुष्प सूत्र में तो ये सब चीजें आती हैं, पुष्प सूत्र तो दिखाई रखा है। अब पुष्प सूत्र में हम ये बता सकते हैं कि पुष्पा अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है या अधोवर्ती है, ठीक है। और लेकिन कुछ चीजें पुष्प सूत्र में नहीं दर्शाई जा सकती, जो हम यहाँ दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्या दिखा सकते हो, पुष्प दल का, ब्राह्यदल और दल का जो विन्यास है कि वो कोर छादी हैं, कोर स्पर्शी हैं, उसी विन्यास के अकॉर्डिंग बनेंगे, तो वो दिखा, ये चीज नहीं आ जाएगी यहाँ पर। स्वतंत्र है, संयुक्त तो वो तो आ ही जाएगा, ठीक है। पुंकेसर के बारे में भी आ जाएगा कि ये संलग्न, इनका ससंजन आसंजन दिखाया जा सकता है। ये ससंजन आसंजन जो बताया था हमने पुंकेसर में। अब अगर किसी को ये ध्यान नहीं आ रहा है ससंजन आसंजन क्या है, तो पहले पुंकेसर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। जायांग के अंदर इसमें प्लेसेंटेशन दिखाए जाएंगे,
यहाँ पर बीजांडन्यास कि प्लेसेंटा अक्षीय है, मार्जिनल है, कौन सा है प्लेसेंटा दिखा सकते हैं। अब ये जो चीजें हैं ये आप पुष्प चित्र में नहीं दिखा सकते, ये चीजें पुष्प सूत्र में ही दिखेंगी आपको। तो पुष्प सूत्र में कुछ चीजें नजर आती है जो पुष्प चित्र में नहीं है, चित्र वाली चीजें इधर नहीं है, लेकिन दोनों चीजें बनाते हैं ताकि हमें एक पौधे का या एक फैमिली का पुष्प के बारे में जानकारी मिल सके। देखो पौधों को ज्यादातर उनके पुष्पीय लक्षणों से ही पहचानते हैं, वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। कायिक लक्षण इतने ज्यादा नहीं और कॉमन ही होते हैं, पुष्पीय लक्षण ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पुष्पीय लक्षणों के आधार पर ही पुष्प सूत्र, पुष्प चित्र बनेगा। एक पौधे का भी बना सकते हैं, पौधे के पूरे समूह यानी पादप कुल का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले ध्यान रखनी है। तो ये जितने मैंने आपको इसमें चिन्ह बताए हैं, एक तो ये सारे चिन्ह ध्यान रखेंगे, कौन सा किसका और कैसे फार्मूला बनता है कैसे डायग्राम बनता है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो किसी पौधे को या पादप कुल को वर्णन करने का उसका एक तरीका है। उसके पुष्पीय लक्षणों को संकेतों के माध्यम से हम वर्णित करते हैं और ये संकेत ध्यान रखने हैं, फिर पुष्प चित्र और पुष्प सूत्र बनाना है, ठीक है। तो ये तो हो गई एक जनरल बात। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेते हैं एक एक फैमिली। सबसे पहले तो खैर एनसीईआरटी ने इन संकेतों को ही समझाने के लिए ब्रेसिकेसी कुल का एक उदाहरण लिया है, तो अपन उसी को समझ लें, उसके बाद कुल का आरंभ करेंगे। ब्रेसिकेसी कुल के विभेदी लक्षणों को दिखा करके पुष्प सूत्र और चित्र बनाया गया है। ये एक उदाहरण दिया है, संकेतों का इस्तेमाल करने का एक उदाहरण है। अब ब्रेसिकेसी फैमिली में क्या क्या होता है पहले अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ब्रेसिकेसी फैमिली में पुष्पक्रम जो होता है वो समशिख या असीमाक्ष कोरम्बोस प्रकार का तो पुष्पक्रम होता है। अब ये होता है अपने को याद रखना पड़ेगा। इसके पुष्प कैसे हैं, त्रिज्या सम्मित होते हैं, चतुष्टयी होते हैं, मतलब सारी चीजें 4-4 के गुणांक में होंगी तो चतुष्टयी। पूर्ण पुष्प होता है, नर मादा दोनों हैं, और द्विलिंगी होता है। ये पुष्प के लक्षण है उसके। दलपुंज जो हैं क्रास रूप दलपुंज होते हैं और ये 4 होते हैं। 4 इसके अंदर ब्रायदल भी हैं और दल भी हैं, ठीक है, 4 होते हैं। पोमोंग इसके अंदर चतुर्दिगी अवस्था, टेट्राडाइनमस अवस्था जो बताई थी वो रहेगी, ठीक है। इसमें 2 अलग और 4 अलग 6 पुंकेसर होते हैं। इसके अंदर पुंकेसर कितने हैं, 6 पुंकेसर हैं। 2 और 4 के समूह में 6 पुंकेसर होते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा जायांग जो है वो द्विअंडपी, युक्तांडपी, मतलब 2 कार्पल का बना है, 2 अंडप हैं, वो भी दोनों जुड़े हुए हैं, युक्तांडपी संयुक्तांडपी। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है, सुपीरियर ओवरी है, अंदर एक कोष्ठी है। कार्पल 2 है लेकिन अंदर कोष्ठ एक ही है, लेकिन बाद में उसमें कूटपट बन जाता है जिसको रेपलम कहते हैं और ये द्विकोष्ठी दिखाने लगता है। इसमें भित्तीय बीजांडन्यास होता है, वर्तिकाग्र द्विशाखित होती है। तो ये ब्रेसिकेसी कुल के पुष्प के लक्षण हैं, ठीक है। अब इसके आधार पर देखो पुष्प सूत्र बनाया। फल कौन सा है, तो सिलिक्यूला या सिलिकुआ प्रकार का फल होता है। तो ये तो देखो लक्षण जो है वो अपने को याद रखने पड़ेंगे। एनसीईआरटी ने ब्रेसिकेसी को तो केवल संकेतों का इस्तेमाल करने का एक उदाहरण के रूप में बताया है। अब पुष्प सूत्र बनाएंगे तो इसमें ब्रेक्ट नहीं होता है तो ईबीआर, ये त्रिज्या सम्मित है तो ये चिन्ह आ गया, ठीक है। कभी कभी इसमें एक व्यास सम्मित हो सकता है बट ज्यादातर ये त्रिज्या सम्मित होते हैं, ये वाला चिन्ह। फिर ये द्विलिंगी है तो ये चिन्ह आ गया। अब देखो कैलेक्स जो है इसके अंदर ब्रायदल 4 होते हैं, 2-2 के समूह में क्रॉस के रूप में होते हैं। ऐसे ही ये भी जो है 4 होते हैं। ये क्रॉस क्यों लगा रखा है, क्रॉस के रूप में होते हैं इसलिए 4, ठीक है, ब्रायदल और दल। फिर ये आ गया पोमोंग एंड्रोशियम, 6 होते हैं, 2 अलग और 4 अलग, 2 + 4 टेट्राडाइनमस अवस्था होती है। जायांग 2 कार्पल, द्विअंडपी, संयुक्तांडपी है तो ब्रैकेट लगा दिया, और नीचे ये डैश है मतलब ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। तो ये इसका फॉर्मूला बनाया पूरा का पूरा अपन ने। एक तो क्योंकि ब्रेसिकेसी का भी पुष्प चित्र पुष्प सूत्र दिया है एनसीईआरटी में तो पूछा जाएगा, तो इसका ये सूत्र ध्यान रखना। ब्रेसिकेसी में जो सबसे बढ़िया पहचानने की चीज है वो है इसका ये चतुर्दिगी अवस्था, ये जो 2+4 अवस्था है टेट्राडाइनमस, इससे इसके पुष्प सूत्र को पहचाना जाता है। टेट्राडाइनमस अवस्था इसकी बड़ी खास बात है, बाकी तो ठीक है। और 4-4 के क्रम में होते हैं, पूरा का पूरा टेट्रामेरस पौधा होता है, हर चीज 4-4 में, 4 ही ब्रायदल, 4 ही क्या है दल, और पुंकेसर में भी 2 और 4 की व्यवस्था है। तो ये टेट्राडाइनमस अवस्था है और टेट्रामेरस है। द्विअंडपी, युक्तांडपी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है। अब देखो इसका हमें एनसीईआरटी में एक पुष्प
चित्र भी बना रखा। तो ये किसका पुष्प चित्र है? ब्रेसिकेसी फैमिली का। इसमें देखो पुष्प चित्र में ये क्या बना रखे, बाहर ये देखिए, ये जो है इसके अंदर ये दल हैं इसके, ठीक है, 2 बाहर हैं और 2 अंदर हैं। ये मात्र अक्ष हो गया, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। फिर इसके अंदर 4, इसके अंदर क्या हैं, 4 दल हैं, ये एक, ऐसे ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा क्रॉस के रूप में होते हैं, ठीक है। बीच में एक जायांग है, ये पूरा का पूरा, और इसमें एक कूट पट बन जाता है और ये अंडाशय लगे हुए हैं इसके अंदर, ऐसे ये जायांग हो गया। पोकेसर जो जमे हुए हैं, पोकेसर इस तरह से जमे हुए हैं कि यहाँ पर ये 2 तो बाहर होते हैं, ये वाला बाहर है एक तो, और एक ये वाला बाहर है, 2 बाहर हैं और 4 अंदर का चक्र बनाते हैं। ये अंदर की तरफ 4 बना देंगे। तो इस तरह से ये पूरा ब्रेसिकेसी फैमिली का पुष्प चित्र बन गया। आपके सामने मैंने बना के भी दिखाया और ये एनसीईआरटी का डायग्राम भी है ना। तो क्वेश्चन में आपको या तो चित्र बना बनाया भी आ सकता है, बना बनाया नहीं आ सकता है तो हमें पुष्प सूत्र पूछा जा सकता है। तो इसका पुष्प सूत्र भी ध्यान रखना है एक तो ये, और पुष्प चित्र भी ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रेसिकेसी कुल तो केवल संकेतों का इस्तेमाल कैसे करना है इसके उदाहरण के तौर पर दे रखा है एनसीईआरटी में। अब इसके बाद एनसीईआरटी ने विधिवत रूप से 3 फैमिली का डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसमें से 2 डाइकोट की है और 1 मोनोकोट की है। फैबेसी और सोलोनेसी डाइकोट की फैमिली और एक है लिलिएसी मोनोकोट की फैमिली। अब इन फैमिली के जो लक्षण हैं वो याद रखने, चार्ट के रूप में ही बना रखिए, और उसका पुष्प चित्र और पुष्प डायग्राम, ठीक है। और इसके अलावा कुछ इस फैमिली के महत्वपूर्ण पौधों के नाम उदाहरण के रूप में भी। तो ये थोड़ा याद रखने वाला हिस्सा है, बार बार पढ़ोगे तब याद रहेगा। तो ये तो ब्रेसिकेसी को पहचानने का तरीका हो गया, ठीक है। इसमें सबसे मुख्य चीज है इसका 2+4 टेट्राडायनामस अवस्था होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब एक एक करके फैमिली का अध्ययन शुरू करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पादप कुलों का अध्ययन, ठीक है। इनमें कुल के प्रमुख विभेदीय लक्षण दिए जाएंगे, महत्वपूर्ण पौधों का पुष्प आरेख, पुष्प चित्र, ये सब शामिल किए जाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे इसमें फैबेसी कुल। फैबेसी कुल, इसे मटर कुल भी कहा जाता है कई बार, ये मटर कुल कहलाता है। इसका पुराना नाम जो है लेग्यूमिनेसी भी था, लेग्यूमिनेसी इसका पुराना नाम था, ठीक है। एक्चुअली लेग्यूमिनेसी के अंदर 3 उपकुल हुआ करते थे और वही फैबेसी के नाम से बनाए गए। इस कुल के पौधे संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं। इसको पेपिलियोनोइडी कहते हैं। लेग्यूमिनेसी के अंदर एक उपकुल होता था पेपिलियोनोइडी, पेपिलियोनोइडी, ठीक है। वो पेपिलियोनोइडी ही फैबेसी बनी है। तो लेग्यूमिनेसी का ये उपकुल था, लेग्यूमिनेसी कुल का ये उपकुल है पेपिलियोनोइडी, जिसको आज हम फैबेसी कहते हैं, मटर कुल भी कहते हैं, क्योंकि मटर इस पौधे का इस कुल का सबसे मुख्य पौधा माना जाता है। अब हमें इसके कायिक लक्षण, वेजिटेटिव लक्षण और पुष्पीय लक्षण पढ़ने। पुष्पीय लक्षण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कायिक लक्षण में स्वभाव, जड़, तना और पत्तियों के बारे में बताना है पौधों के। अब ये पूरे कुल के लक्षण चल रहे हैं, एक पौधे के नहीं, पूरे कुल के हैं। अब इसके अंदर जड़, स्वभाव क्या, वृक्ष, क्षूप, शाख, तीनों लिख दिए। मतलब कई सारे इसमें ट्री हैं, कई सारे इसमें क्षूप हैं, झाड़ियां हैं, तो कई सारी शाख हैं इसके अंदर, लताएं भी हैं जो आरोही क्रम में चलती हैं। क्योंकि बड़ा कुल बड़ा होता है तो उसमें हर तरह का पौधा है, तो इसमें कुछ वृक्ष भी हैं, कुछ झाड़ियां हैं, कुछ शाख पौधे भी हैं, लताएं भी हैं, सारी हैं। जड़ें कैसी हैं, तो सब में मुसला जड़ तंत्र होता है। वैसे भी द्विबीजपत्री पौधा है, मुसला जड़ तंत्र होगा। इस कुल के सारे पौधों के अंदर जड़ों में मूल ग्रंथिकाएं होती हैं और ये शाखित जड़ें होती हैं। ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइजोबियम पाया जाता है। लेग्यूमिनेसी या फैबेसी कुल के पौधों की बड़ी खास बात है, ये वाली एक खास चीज ध्यान रखनी है कि जड़ों में राइजोबियम की ग्रंथियां होती हैं और ये राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और इसीलिए लेग्यूमिनेसी जो दालें हैं, पूरी दालों का ही कुल है ये, इनको उगाया जाता है। तो पौधों में ये मृदा की भी उर्वरता बढ़ाता है और हमारी पैदावार भी बड़ी अच्छी होती है। तना इसके अंदर ऊर्ध्व या आरोही होगा। अब अगर मान लो वृक्ष हैं, शाख है, सब में सीधा खड़ा तना होता है। आरोही हो सकता है जब लताएं हैं। पत्तियां कैसी हैं, तो एकांतर, मतलब अल्टरनेट बताया था कैसी होती पत्तियां, एक इधर निकलेगी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये पत्तियां ऐसे निकलेंगी,
ठीक है, एकांतर पत्तियां। सामान्यतः पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों के दो प्रकार थे, सरल पर्ण और पिच्छाकार पर्ण। ठीक है, पिच्छाकार संयुक्त पर्ण होती है और विरल रूप से ये सरल होती है। सरल पत्तियां कम होती हैं, पिच्छाकार है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड में इसके अंदर इस तरह के पत्रक होते हैं, छोटे छोटे ये इस तरह के पत्रक होते हैं। ठीक है, ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है। अनुपर्णी पत्तियों के आधार पर एक अनुपर्ण भी होता है। पर्णाधार पर्णवंत तल्प, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पल्विनस। ये आपको बताया था कि पर्णाधार कई बार फूला हुआ होता है और मैंने आपको छुई मुई का उदाहरण दिया था कि छुई मुई के अंदर ये पल्विनस कहलाता है और उसकी वजह से पत्तियों में गति भी होती है, उसको छूते ही पत्तियां मुरझा जाती हैं। अब देखो ये जो टर्म है, ये सारी टर्म आपको पत्तियों में मिलेंगी। एकांतर का क्या मतलब है, पिच्छाकार का क्या मतलब है, अनुपर्णी का क्या मतलब है। अब ये सब चीजें मैं यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये पत्तियों में पढ़ा चुके हैं अपन, यहाँ केवल हम नाम ले रहे हैं। जाली का व्रत शिराविन्यास ये भी बताया था, वैसे भी डाइकोट है तो जाली का व्रत शिराविन्यास ही होगा। और कुछ पौधों में पत्तियां या पर्णक प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं, पतले पतले धागे, टेंड्रिल जिनको कहते हैं, जो चढ़ने में इधर उधर सहारे में मदद आते हैं, वो प्रतान भी बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ केवल हम टर्मिनोलॉजी ले रहे हैं, बाकी इस टर्म का मीनिंग क्या है। अगर पत्तियों की कोई टर्म है तो पत्तियों में जाके मिलेगी, तने की है तो तने में मिलेगी। अब जैसे पुष्प के लक्षणों पर आते हैं तो अब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें सबसे मुख्य तो एक तो राइजोबियम की ग्रंथियां ध्यान रखनी है, एक ये पल्विनस होता है, ये कई बार छुई मुई में मिलता है, पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर इसमें पिच्छाकार पत्तियां होती हैं, बाकी इसमें ऐसे कोई बड़ी विशेष बात नहीं, सामान्य लक्षण है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इनके पुष्पीय लक्षणों पर आते हैं तो इनमें पुष्पक्रम कौन सा है, तो पुष्पक्रम असीमाक्षी होता है, रेसिमोज, रेसिमोस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, पुष्प द्विलिंगी होंगे और एक व्यास सम्मित होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, फिर ब्राय दल पुंज कैसा है, कैलिक्स कैसे हैं, 5 होते हैं, 5 ब्राय दल हैं। संयुक्त ब्राय दली, पांचों जुड़े हुए संयुक्त, जिसको हमने कहा था गेमोसेपेलस, अंग्रेजी में इसको गेमोसेपेलस भी बोल सकते हैं। कोर स्पर्शी कोर छादी विन्यास, और ये जो ब्राय दल है किस तरह से जड़े हुए जमे हुए हैं, कोर स्पर्शी। ठीक है, वेलवेट जिसको कहते हैं कि एक दूसरे को स्पर्श करते हुए। ठीक है, या कभी कभी कोर छादी भी हो सकते हैं। अब कोर स्पर्शी कोर छादी क्या है, तो इसके लिए आपको पुष्प में जाकर कैलेक्स में देखना पड़ेगा, वहां मैं सारी चीज बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद आते हैं दल पुंज करोला पर, तो दल भी 5 हैं और ये पृथक दली। ठीक है, ये पृथक दली भी हो सकते हैं और संयुक्त दली भी हो सकते हैं। ये एक और जोड़ दें इसके अंदर हम, ये कुछ में पृथक तो कुछ में संयुक्त भी होते हैं। ठीक है, इसमें पश्च ध्वज होता है, एक बड़ा होता है, ये एक पश्च ध्वज होता है, 2 जो हैं पार्श्व। ठीक है, और 2 अग्र होते हैं जो कील बनाते हैं। ठीक है, और इस पूरे विन्यास को हम वैक्सिलरी पुष्प दल विन्यास कहते हैं। और ये इस तरह से ढका रहता है, इसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा दल होता है जिसको तो हम कहते हैं पश्च ध्वज, ध्वज होता है, 2 छोटे छोटे इसमें पंख होते हैं और 2 और छोटे होते हैं जो कील बनाते हैं। और ये एक के ऊपर ही इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि पूरा का पूरा जो पुष्प है वो बंद रहता है। पुंकेसर स्त्री केसर को बंद रखता है, ये खुलता ही नहीं, पुष्प हमेशा बंद रहता है। ये खास बात है मटर कुल के इन पौधों की। जायांग की बात करें तो इसमें 10 पुंकेसर होते हैं, द्विसंगी होते हैं। ठीक है, 2 समूह में डाइएडल्फस कहते हैं। इसमें क्या होता है, 9 एक साथ और 1 अलग होता है, 9+1 की व्यवस्था होती है और परागकोष द्विकोष्ठी मिलते हैं। ठीक है, 10 मुकेसर हैं, 9 एक साथ समूह में होते हैं और 1 अलग होता है, 9+1 व्यवस्था। और ये इस कुल की एक अभिलाक्षणिक लक्षण है, इससे ही पहचान पाओगे आप इसको। एक तो इसका ये वैक्सिलरी पुष्प दल विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें 5 पेटल हैं, वो भी अलग अलग तरह के हैं, और पुंकेसर 10 हैं और 9+1 के अरेंजमेंट में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अंडाशय जो है, जायांग जो है अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है, 1 अंडपी होता है, एक ही अंडप है और एक ही कार्पल है। वो भी कैसा है, सुपीरियर अंड ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। कई सारे बीजांड हैं और एक कोष्ठी, एक ही कोष्ठ है, एक ही अंडप है और उसमें कई बीजांड हैं। वर्तिका भी एक, और ये बीजांड 2 एकांतर पत्तियों में लगे रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर, और इसके अंदर जो है सीमांत मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो आपको बताया था, सीमांत बीजांड न्यास, सीमांत। ठीक है,
ये और ध्यान रखना है कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। फल इसमें लेग्यूम प्रकार का फल है और बीज एक या कई सारे होते हैं और अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। तो ये फैबेसी कुल के लक्षण हैं, कायिक और पुष्पीय लक्षण। ठीक है, इनके लक्षणों के आधार पर जब हम पुष्प सूत्र बनाते हैं तो देखिए, एक व्यास सम्मित है तो प्रतिशत का साइन, द्विलिंगी है तो ये आ गया साइन, केलेक्स 5 है और अभी हमने बताया ब्रायदल जो हैं, ब्रायदल इसके अंदर कैसे हैं, ब्रायदल संयुक्त हैं तो 5 के ब्रैकेट में लिखा है। करोला को देखो कैसे लिखा, 1 + 2 + 2, क्योंकि ये पृथक दलीय हैं। करोना कैसा है, पृथक दलीय। करोला क्या है, देखो 5 ब्रायदल संयुक्त, तो इसको कैसे लिखेंगे, C5 ऐसे ब्रैकेट में पुष्प सूत्र में। दल भी 5 हैं तो सॉरी ये तो K आएगा और यहाँ C आएगा। 5 है लेकिन एक अलग है, 2 एक साथ हैं और 2 एक साथ हैं, तो 5 को 1 + 2 + 2 लिखेंगे और लास्ट वाले 2 संयुक्त होकर कील बनाते हैं। इसलिए आप देखो इसका जो पुष्प सूत्र है इसी तरह से बनेगा, ये 1 + 2 + 2। ठीक है, एंड्रोशियम 9 + 1 9 समूह में है और एक अलग है, 9 + 1 की व्यवस्था है। गाइनेशियम में एक कार्पल होता है और वो भी सुपीरियर है, एक अंडपी ऊर्ध्ववर्ती जायान, ये दिख रहा है इसमें। समझ में आ गई बात। तो ये पुष्प सूत्र आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इसको 9 + 1 से पहचान पाओगे। ये 2 चीज, वैक्सिलरी दल विन्यास 1 + 2 + 2 और एंड्रोशियम डायडल्फस है। ठीक है, और डायडल्फस में भी क्या है, 9 + 1 की व्यवस्था। ये 2 चीजें इसमें खास है जिससे ये पहचान में आता है। अब इसका पुष्प चित्र देखो, मैंने छोटा सा बना रखा है कि ये देखो, ये इसके अंदर 5 तो हो गए ब्रायदल और संयुक्त हैं। फिर अंदर जो हो गए देखो, ये एक बड़ा है ध्वज, 2 छोटे छोटे विंग्स और 2 छोटे मिला के कील, ये जुड़े हुए भी हैं। अब ये नीले रंग से जो बना रखे 9 पुष्प, 9 पुकेसर इधर और ये एक इधर अलग है, और अंदर सेंटर में एक जायंग बना रखा है, वो भी सीमांत प्लेसेंटेशन के आधार पर। ठीक है, ये इसका पुष्प चित्र होगा। आपको इसी तरह का एक चित्र एनसीईआरटी के अंदर भी मिलेगा। पुष्प चित्र भी पहचान में आना चाहिए और पुष्प सूत्र भी पहचान में आना चाहिए। ठीक है, फैबेसी कुल के कुछ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे। अब आपको फैबेसी कुल के कुछ इंपॉर्टेंट पौधों के नाम याद रखने। मैंने उदाहरण वही लिए हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं, बाकी तो नाम बहुत सारे हैं। ठीक है, इस कुल में सबसे मुख्य तो है दालें। इसमें चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, जितनी दालें हैं सब इसी में आती हैं। खाद्य तेल भी प्राप्त होता है सोयाबीन और मूंगफली से, ये भी इसी कुल के सदस्य हैं। एक इसमें रंजक है नील। आजकल जो नील आती है वो तो रसायन वाली, लेकिन पौधों से भी नील प्राप्त होती है। ये नील का पौधे का नाम भी नीली, इंडिगोफेरा कहते हैं। इसका जो वनस्पतिक नाम है इसको इंडिगोफेरा भी कहते हैं। ठीक है, एक पौधा इसमें सनई, जिसको क्रोटोलिरिया कहते हैं, इससे तंतु मिलते हैं और ये जूट जैसा तंतु होता है जो बोरी वगैरह बनाने में काम आता है। चारा सेसबेनिया और ट्राइफोलियम। ठीक है, ये चारा है, हिंदी में इसको कई बार रजका भी कहते हैं। ठीक है, ये चारे के रूप में पशुओं को खिलाने में काम आते हैं। कुछ पौधे गार्डन में लगाते हैं, सजावटी पौधे, जिसमें ल्यूपुन है और मीठी मटर है, और एक औषधि भी है मुलेठी। मुलेठी का नाम तो सबने सुना होगा। मुलेठी भी इसी फैबेसी कुल का ही सदस्य है। तो अपने को देखो, ये जो उदाहरण है ये तो याद रखने पड़ेंगे, और एग्जाम्पल अब ये भी नहीं कि इतने सारे, ये तो एनसीईआरटी में दिए हैं तो आपको भी याद रखने। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। पुष्प सूत्र, पुष्प चित्र कैसा है वो ध्यान रखना अच्छे से इन दोनों का। और मुख्य रूप से इसके अंदर एक वैक्सिलरी पुष्प दल विन्यास और एक जायांग में 9 + 1, ये 2 चीज़ों से आप इसका सूत्र पहचान पाओगे हमेशा। तो ये हमने फैबेसी कुल के लक्षण पढ़े, उसका सूत्र, उसका चित्र और उसके पौधों के उदाहरण। ये मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम दिया है पाइजम सटाइवम मटर का। ये मटर का दे रखा, मटर का जो पौधा है, इस तरह के मटर की फलियां लग रही हैं। ये देखिए, इसमें ये तो इसका जायांग है, ये पुकेसर, ये 9 एक साथ है देखो, और ये एक अलग है। ठीक है, बाकी इसके अंदर ये पुष्प, ये इसके दल हैं। ये एक बड़ा दल, 2 छोटे छोटे दल और 2 और छोटे दल, ये सब इसके विभिन्न भाग दिखा रखे हैं। और ये पुष्प चित्र है देखो। ठीक है, ये मात्र अक्ष हुआ और एक व्यास सम्मित है, दोनों दिखा रखा है। इसके बाद ये 5 इसमें दल हैं, ब्राय दल हैं और जुड़े हुए हैं। फिर ये 5 इसमें दल हैं देखो, 1, ये 2 और ये 5, और 9 + 1 वाली सेम वही डायग्राम जो मैंने बताया था, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें भी दिख रहा है। तो ये हमारी फैमिली हुई फैबेसी, इसके उदाहरण और इसके लक्षण आपको ध्यान रखने हैं। अगली फैमिली लेते हैं इसके बाद डाइकोट की दूसरी, और वो है सोलेनेसी फैमिली।
ठीक है। सोलेनेसी फैमिली को आलू कुल भी कहा जाता है, पोटैटो फैमिली, क्योंकि इसमें आलू इसका एक महत्वपूर्ण सदस्य है, इसे पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। और ये आमतौर पर सब्जियों के रूप में इसके कई सदस्य खाए जाते हैं। ये एक बड़ा कुल है, सामान्यतः आलू कुल कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण और शीतोष्ण तीनों तरह के क्षेत्रों में मिलता है, सब जगह मिलता है, पूरे विश्व में सभी जगह पाया जाता है। स्वभाव में ये शाक और क्षुप होते हैं या छोटे छोटे, बहुत बड़े वृक्ष नहीं है इसमें, ज़्यादातर छोटे वृक्ष या शाक होते हैं ज़्यादातर। जड़ें वही मूसला जड़ें जो डाइकोट में, सामान्य सी बात है। तना जो है शाकीय तना ज़्यादा है, काष्ठीय बहुत कम, क्योंकि वृक्ष इसमें ज़्यादा है ही नहीं। वायवीय तना होता है। ऊर्ध्व बेलनाकार, ठोस, शाखित और खोखला, रोमिल या अरोमिल तना होगा। तने के सामान्य लक्षण हैं ठोस तना, खोखला तना, शाखित होता है, बेलनाकार, ऊर्ध्व वायवीय। केवल एक उदाहरण है आलू, जिसको सोलेनम ट्यूबरोसम कहते हैं, इसमें तना भूमिगत होता है। आलू जो है तने का रूपांतरण है, इसमें कंद होते हैं, ये कंद बनते हैं इसमें, बता रखा आलू ट्यूबर, तो ये भूमिगत तना होता है। ठीक है। पत्तियां किस प्रकार की है इसमें? पत्तियां एकांतर होती हैं, सरल पर्ण है, सरल पर्ण, एकांतर पर्ण, विरल रूप से पिच्छाकार संयुक्त हो सकती है, बाकी ज्यादातर सरल पर्ण होती है। अनुपर्णी, कोई छोटा सा अनुपर्ण एक्सटिप्यूल आधार पर नहीं है, रोमिल है और जाली का वृक्ष शिराविन्यास होता है। तो जो एक सामान्य द्विबीजपत्री पौधे हैं बिल्कुल उसी तरह का। इसमें इसके कायिक लक्षणों में ऐसा कोई बड़ा विशिष्ट लक्षण नहीं है, सामान्य लक्षण। बस एक आलू ध्यान रखिएगा, इसमें भूमिगत तना है, बाकी तो सारी चीजें कॉमन है, बहुत आसान है इसकी चीजें इसमें, इसलिए इनमें कायिक लक्षणों पर ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पुष्पीय लक्षण देखें अब जरा इसके। पुष्पीय लक्षण किस तरह के? तो पुष्पक्रम इसमें एकल कक्षी, या तो एक अकेला पुष्प लगता है कक्ष में, या फिर ससीमाक्ष हो सकते हैं जैसे सोलेनम में। ठीक है। पुष्प द्विलिंगी है और त्रिज्या सम्मित है यहाँ पर, जबकि फैबेसी में क्या था, वो एक व्यास सम्मित थे। ठीक है। ब्राह्य दल पुंज 5 ब्राह्य दल हैं और संयुक्त ब्राह्य दली हैं। चिर लग्न का मतलब ये हमेशा रहते हैं, ये हटते नहीं हैं, हटते नहीं हैं, मतलब फल हो जाता है, फल में भी रहते हैं, फल में भी लगे रहते हैं। इसका बढ़िया उदाहरण है बैंगन। बैंगन के ऊपर एक कैप रहती है ना, मुकुट जैसी, टमाटर में भी, बैंगन में भी, ये इसके चिर लग्न कैलिक्स हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो ब्राह्य दल होते हैं फल बनने के साथ ही दल और ब्राह्य दल गिर जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं गिरते, ये चिर लग्न होते हैं और कोर स्पर्शित दल विन्यास होता है, ब्राह्य दल विन्यास कोर स्पर्शी। ठीक है। 5 होते हैं। दल पुंज भी 5 हैं और दल 5, और ये भी संयुक्त दली है और कोर स्पर्शी होता है, बहुत स्टैंडर्ड जो चीज होती है वही। पोंकेसर भी 5 हैं, दल लग्न होते हैं और द्विकोष्ठी परागकोश, सब 5-5 हैं। पेंटामेरस पुष्प होता है, ये सब चीजें 5-5 के गुणांक में चल रही हैं। जायांग जो है द्विअंडपी है, युक्तांडपी है, मतलब जुड़ा हुआ है। अंडाशय थोड़ा सा तिरछा होता है, तिर्यक होकर के पट युक्त होता है, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। द्विकोष्ठी, बीजांड सन थोड़ा फूला हुआ रहता है, इसमें कई सारे बीजांड लगे हैं, अक्षीय बीजांडन्यास होता है। ठीक है। तो जायांग द्विअंडपी, युक्तांडपी और अक्षीय बीजांडन्यास होंगे। पुष्प इसके अंदर कई बीजों युक्त बैरी होती है, ज्यादातर तो बैरी हैं, कुछ में संपुट हो सकता है, बैरी ज्यादातर में मिलती। बीज इसमें भ्रूणपोषी बीज होते हैं और कई सारे बीज होंगे। पुष्प सूत्र बनाना है तो अब देखिए त्रिज्या सम्मित है ही, ठीक है। सपत्र की स्थिति स्पष्ट नहीं तो नहीं लिख रहे हैं। ये द्विलिंगी भी है, ब्राह्य दल के 5 है और संयुक्त है तो ब्रैकेट में आ गया। फिर दल करोला जो है ये भी 5 है ब्रैकेट में। पोकेसर एंड्रोशियम भी 5 है और स्वतंत्र है, इसलिए केवल 5 लिखा है। और ऊपर एक देखो एक आर्क बना रखा है, ये सी और एक, इसका मतलब ये दल लग्न है। और जायांग द्विकार्प, ये है बाइकार्पलरी और ऊर्ध्ववर्ती ओवरी, तो नीचे एक लाइन और कर दो इसमें, इस तरह से एक लाइन हो जाएगी। ठीक है। ये इसका पुष्प सूत्र हो गया। पुष्प चित्र मैंने छोटा सा वैसा बना रखा है, देखो इसके अंदर ये 5 इसके अंदर ब्राह्य दल हैं, 5 इसके अंदर दल हैं और सारे कोर स्पर्शी हैं, विन्यास दिख रहा है। ठीक है। 5 इसमें पोकेसर हैं। ठीक है। और 5 पोकेसर दल से लगे हुए दल लग्न है, तो नीचे पीछे डंडी से इसको जोड़ रखा है। और केंद्र में जो है एक इसके अंदर जायांग है, इसका जो जायांग है इस तरह का होता है और इसमें थोड़ा फूला हुआ बीजांड न्यास होता है, ऐसे ये ऐसे फूला हुआ इसके अंदर प्लेसेंटा रहता है और बाकी इसके अंदर अंडप लगे रहते हैं, इस तरह से बीजांड लगे रहते हैं। ठीक है। अक्षीय रहता है, अक्षीय बीजांड न्यास प्लेसेंटेशन।
तो ये सोलेनेसी फैमिली के लक्षण हैं। सोलेनेसी फैमिली बहुत ही आदर्श फैमिली, स्टैंडर्ड, इसमें कोई विशेष बात नहीं, सब चीज़ें 5 5 5 5 के गुणांक में चल रही है। ठीक है, इसी से इसका पुष्पक्रम पहचान में आ जाता है, पुष्प सूत्र पहचान में आ जाता है। रही बात आर्थिक महत्व की, तो इसमें कुछ आर्थिक महत्व के पौधे भी हैं। ठीक है, जैसे भोजन के रूप में तो आलू, टमाटर, बैंगन जो सब्जियों में काम आते सब इसी कुल के सदस्य हैं। मसालों में मिर्च भी इसी में ही आती है। ठीक है, एक इसके अंदर तंबाकू निकोशियाना टेबेकम पौधा है जिसकी शुष्क पत्तियों से तंबाकू प्राप्त होता है और ये एक धूमक पादक है जो स्मोकिंग वगैरह में काम आता है। औषधीय पौधों में इसमें एक तो बेलाडोना है और एक अश्वगंधा है। अश्वगंधा का नाम तो सुना ही होगा, ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे। सजावटी में पिटूनिया पौधे हैं जिनके पुष्प बहुत अच्छे और आकर्षक होते हैं। उदाहरण अगेन मैंने वही लिए हैं जो एनसीईआरटी में दिखा रखे हैं, वही उदाहरण है। ठीक है, तो ये सोलेनेसी फैमिली, और सोलेनेसी फैमिली का भी एक डायग्राम इसके अंदर दे रखा है, सोलेनम नाइग्रम का। ये तो उसकी पूरी त्वचा, ये ट्विग दे रखी है। ये देखिए इसके अंदर जायांग दिखा रखा है, इसका कार्पल, और ये पुष्प के विभिन्न भाग, और ये इसका पुष्प चित्र दिखा रखा है। वही 5 इसके अंदर ब्राय दल, 5 दल हैं, और पूरा फ्लोरल डायग्राम जैसा मैंने बनाया था उसी तरह का ये बना हुआ है। तो अब ये क्या डायग्राम देख के पहचानने आने चाहिए, उदाहरण ध्यान रखने, इनके लक्षणों को ध्यान रखना, और ये इसलिए आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, याद रखने पड़ेंगे। इसमें समझने जैसी कोई चीज़ नहीं है, सारी शब्दावलियाँ मैं पहले समझा चुका हूँ, टर्मिनोलॉजी। अब तो केवल इनका यूज़ कर रहे हैं कि फैबेसी कुल के पौधे किस प्रकार के हैं, सोलेनेसी कुल के पौधे किस प्रकार के हैं। 2 चीज़ें हो गई, और तीसरी और एक आखिरी 3 फैमिली दे रखी है। हम 3 ही फैमिली पढ़ेंगे एनसीईआरटी में जो 3 दिए। तीसरी फैमिली मोनोकोट फैमिली है, एक लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली सामान्यतः इसको लिली कुल भी कहते हैं, और ये एक बीज पत्री मोनोकोट की फैमिली है, विश्वव्यापी सभी जगह पर पाई जाती है। इसके शाकीय लक्षण कैसे हैं, कायिक लक्षण, इसका स्वभाव बहुवर्षीय शाख होते हैं। मोनोकोट में वैसे भी बड़े बड़े वृक्ष नहीं मिलते, तो ये शाख होते हैं। कईयों में भूमिगत तना भी होता है, भूमिगत होते हैं शल्क कंद, घन कंद, प्रकंद। ठीक है, ये क्या था, शल्क कंद क्या बताया था, बल्ब, घन कंद कॉर्म, और प्रकंद राइजोम। ये विभिन्न प्रकार के रूपांतरण मिलते हैं, ये भूमिगत भी तने हैं। इसमें जड़ें जो हैं अपस्थानिक हैं, और जकड़ा जड़ फाइबरस रूट होती है। ये मोनोकोट की निशानी। तना वायवी या भूमिगत हो सकता है, शाकी या काष्ठी। भूमिगत तना जो है वही है ये राइजोम, बल्ब और कॉर्न, ये सब भूमिगत तने या वायवी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कायिक लक्षण बहुत सामान्य हैं। पत्तियां अधिकतर आधारी की, मतलब आधार इनका चपटा होता है, आधारीय पत्तियां होती, आधार से ही शुरू हो जाती। एकांतर पत्तियां हैं, रेखीय, एक लाइन में जुड़ी हुई, समानांतर शिराविन्यास और अनुपर्णी सॉरी, यहाँ पर देखो समानांतर शिराविन्यास है क्योंकि ये मोनोकोट पौधे हैं। तो इसके जो कायिक लक्षण है उनमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, बस इसके अंदर ये बल्ब, कॉर्न और राइजोम मिलते हैं, और समानांतर शिराविन्यास होता है। क्योंकि मोनोकोट पौधे हैं तो इसके अंदर सारी शाकीय पौधे ज़्यादा मिलेंगे। अब इसके हम पुष्पीय कायिक के बाद पुष्पीय लक्षणों पर आते हैं। तो ये इसके पुष्पीय लक्षण। पुष्पीय लक्षण एकल पुष्प हो सकता है या ससीमाक्षी हो सकता है, और कई बार गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। पुष्प इसमें द्विलिंगी हैं, त्रिज्या सम्मित पुष्प हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये ट्राइमेरस है, सारी चीजें 3-3 के गुणांक में चलेंगी। अच्छा, यहां पर कैलेक्स करोला अनुपस्थित है, और ब्राय दल और दल की जगह एक ही चक्र होता है जिसको परिदल कहते हैं, पेरियंथ। ये बताया था मोनोकोट में कई बार ऐसा होगा, ब्राय दल और दल अलग अलग नहीं है, एक ही चक्र है, यहाँ पर इसको परिदल कहते हैं। और इसमें 6 परिदल हैं जो 3 और 3 के 2 चक्रों में रहेंगे। ठीक है, नलिका के रूप में जुड़े हुए रहते हैं, आपस में संयुक्त होते हैं और नलिका के रूप में जुड़े हुए रहेंगे, और कोर स्पर्शी दल विन्यास रहेगा इनका। तो यहाँ कैलेक्स करोला नहीं है, परिदल है, पेरियंथ है। ठीक है, पुंकेसर भी यहाँ 6 हैं जो 3-3 के 2 चक्रों में मिलेंगे आपको, 3+3। तो इसका पुष्पक्रम तो 3-3 से पहचाना जाए। जायांग में भी देखो त्रिअंडपी है, संयुक्त अंडपी जुड़ी हुई हैं, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है, और अनेक बीजांड त्रिकोष्ठीय और अक्षीय बीजांडन्यास, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, और 3-3 के गुणांक में है। बीज फल यहाँ पर संपुट है, कभी कभार बेरी बनती, बाकी संपुट होता है। भ्रूणपोषी बीज होते हैं, और पुष्प सूत्र जो है बहुत आसान सा, देखिए त्रिज्या सम्मित, द्विलिंगी। अब यहाँ पर ठीक है, इसमें सी लिखा है, इसको आप पी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ परिदल होता है, तो इसको क्या कर दें, पी। ठीक है, पी जो है वो 3+3 और संयुक्त हैं, और एंड्रोशम भी 3+3 और संयुक्त,
जायांग भी ट्राइकार्पलरी संयुक्त और ऊर्ध्वाधर, और ऊपर ये लगाया है परिदल लग्न। ठीक है, ये देखो डायग्राम दिखा रखा। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये जो है 1 2 और 3, ये 3 परिदल तो अंदर और 3 परिदल ये बाहर होते हैं। ऐसे ही 3-3 के 2 चक्रों में 6 पुकेसर होगा, बीच में एक त्रिकोष्ठीय जायांग। ये इसका पुष्प सूत्र अलग ही तरह का दिखता है। तो पुष्प सूत्र भी पहचान में आ जाएगा, सब में 3-3-3-3 चल रहा है। पुष्प चित्र भी पहचान में आ जाएगा, और अच्छा चित्र आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में दिख जाएगा। आर्थिक महत्व देख लें तो इसके अंदर कुछ उपयोगी पौधे हैं जो एनसीईआरटी ने उदाहरण दिए, अपन वही ध्यान रखें। तो एक एस्पेरेगस होता है पौधा, इसके अंदर इसके तरुण परों और जड़ों को पकाकर खाया जाता है, कंद के रूप में खाया जाता है। ठीक है, भोजन के रूप में। वैसे इसके अंदर एलियम जो पौधे हैं, एलियम सीपा, ये है प्याज। प्याज भी इसी कुल का सदस्य, शल्क कंद होता है इसमें। ठीक है, फिर इसके अंदर है एलियम सटाइवस, जिसको हम लहसुन कहते हैं। प्याज और लहसुन भी लिलिएसी कुल के ही सदस्य हैं, और एस्पेरेगस भी, और इनके कंद वगैरह खाए जाते हैं, शलकंद। औषधियों में एक महत्वपूर्ण पौधा है एलोवेरा। एलोवेरा भी इसी कुल का सदस्य है। सजावटी पौधों में ग्लोरियसा और ट्यूलिप्स आते हैं। ट्यूलिप्स बहुत फेमस है और बहुत महंगे पुष्प हैं, ये गार्डन में उगाए जाते हैं। इसके अलावा एक पौधा इसके अंदर है कोल्चिकम ऑटोमनेल। इस पौधे से कोल्चिसिन नाम का एक रसायन मिलता है, और ये कोल्चिसिन गुणसूत्रों को दुगुना करने में काम आता है। ये क्या करता है, ये स्पिंडल तंतु जो कोशिका विभाजन के समय बनते हैं, स्पिंडल तंतु नहीं बनने देता। कोशिका विभाजन के समय जो स्पिंडल तंतु बनते हैं, जिससे कि गुणसूत्र अलग अलग जाते हैं, जब स्पिंडल तंतु ही नहीं बनेंगे तो सारे गुणसूत्र एक साथ ही रह जाएंगे और गुणसूत्र की संख्या डबल हो जाती। तो गुणसूत्रों को डबल करने में कोल्चिसिन काम आता है। ये इस पौधे कोल्चिकम ऑटोमनेल से मिलता है, जो इसी कुल का सदस्य है। ठीक है, बाकी लहसुन, प्याज, एस्पेरेगस जैसे खाद्य पौधे हैं, एलोवेरा जैसा एक औषधि पौधा भी है, तो ट्यूलिप्स जैसे पौधे हैं जो सजावटी पौधे हैं, गार्डन में लगाए जाते हैं। ठीक है, और ये इसके एनसीईआरटी के डायग्राम हैं। ये देखिए एलियम सीपा प्याज का ही दे रखा। प्याज का ये देखिए, ये इसके अंदर प्याज का बल्ब या शल्क कंद, फिर ये ऊपर इसके पत्तियां निकल रही हैं, और ये पुष्पक्रम है इसका। ठीक है, और ये पुष्प चित्र दिखा रखा है इसमें, देखो और अच्छे से दिखा रखा है। ये 3 तो बाहरी चक्र और 3 अंदर के चक्र, तो ये परिदल हो गए 3 और 3 6, और जुड़े हुए हैं 3 + 3, ये इस तरह से, और ये जुड़े हुए हैं। ऐसे पुंकेसर भी इसके अंदर 3-3 के 6 के चक्रों में हैं, जुड़े हुए हैं, और त्रिअंडपी त्रिकोष्ठीय जायांग भी दिख रहा है। तो ये जो है, ये पूरा का पूरा लिलिएसी कुल का पौधे का पुष्प चित्र। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए, हमने जो है आपको लास्ट में 3 फैमिली अध्ययन करी हमने, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। तो तीनों के कायिक लक्षण, तीनों के पुष्पीय लक्षण, तीनों के पुष्प सूत्र और तीनों के पुष्प चित्र, और तीनों कुल के पौधों के उदाहरण ध्यान रखने। फैबेसी जो है वो पूरा दलहन समूह है, दाल वाला समूह, इसमें सारी दालें आती हैं। सोलेनेसी में सब्जियों वाला समूह, आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्ची, ये सब उसमें। और लिलिएसी एक बीजपत्री है, जिसमें आलू, प्याज, लहसुन और इस प्रकार के एलोवेरा वाला ग्रुप आएगा। तो तीनों बड़े उपयोगी कुल हैं, तीनों के लक्षण ध्यान रखने हैं, और ये याद रखने पड़ेंगे। अब 1-2 बार में याद ना हो, परेशान ना हो, बार बार रिवाइज कीजिए। और इनको लिखने के लिए जो सूत्र बनता है, उसके चिन्ह वगैरह जो पहले बताया, चिन्ह कैसे लेने हैं, ठीक है, पुष्प सूत्र कैसे बनता है, चित्र कैसे बनता है, उनको मतलब पौधों को या पादप कुल को वर्णन करने का जो तरीका है, वो अर्ध तकनीकी लैंग्वेज भी आपको बताई थी, वो भी ध्यान रखनी। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये आपके मॉर्फोलॉजी चैप्टर का आखिरी भाग था। इससे पहले हमने पौधे के विभिन्न भाग पढ़े, टर्मिनोलॉजी पढ़ी, और उन्हीं टर्मिनोलॉजी को इन फैमिली में हमने यूज भी किया है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फैमिलीज की। एनसीईआरटी में अगर अपन देखना चाहें तो इसको जरा हम एनसीईआरटी के अंदर भी देख सकते हैं। पूरा चैप्टर आप वैसे साथ साथ पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में देख सकते हैं, और मैं आपको नहीं तो एनसीईआरटी के कुछ पेजेस खोल के दिखाता हूं किस तरह से ये चैप्टर पूरा एनसीईआरटी में चलेगा। इसको एनसीईआरटी में देखते हैं। तो ये तो खैर चैप्टर की शुरुआत है। ये देखिए, पुष्पीय पौधों के आकार की, ये एनसीईआरटी का पार्ट है। शुरू में केवल एक इंट्रोडक्शन है, और इस इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले इसके अंदर रूट शुरू हुई, जड़,
तो जड़ों के बारे में पढ़ा रखा है, वही की वही चीज़ें हैं, ज़्यादातर उदाहरण भी मैंने वही लिए थे। ये जड़, मूल के क्षेत्र, जड़ों के बारे में पूरा दिया हुआ, यही डायग्राम आपको बताया था जड़ पढ़ाते समय, ठीक है। उसके बाद में जड़ों के ये विभिन्न क्षेत्र बताए गए थे, कौन कौन से भाग हैं ये सारे। फिर जड़ों के रूपांतरण, मूल के रूपांतरण, ये रूपांतरण इन्होंने एक साथ ही इसमें लिख रखे, इस पूरे पैराग्राफ में रूपांतरण है, ठीक है। उसके बाद दूसरा भाग आता है इसमें तना, सब ये सब एनसीईआरटी की चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए ये है इसका तने वाला भाग, ठीक है। ये बरगद का वृक्ष दिखा रखा है जिसमें क्रॉप रूट्स दिखा रखी हैं, और तने के ही ये और रूपांतरण देखिए, पेज संख्या 68। ये देखो तने के रूपांतरण है सारे, ये गाजर, शकरकंद, शलजम, और ये श्वसन मूल जो बाहर निकल रही है, ठीक है। तने के रूपांतरण, तने के बाद में ये देखिए तने के रूपांतरण, और उसके बाद में फिर पत्तियां, लीफ शुरू की गई, पत्तियों के बारे में दे रखा है। तो ये सब चीज़ें आप एनसीईआरटी से भी पढ़ लें, यही चीज़ें देखिए, पत्तियां, पत्तियों का शिरा विन्यास, पत्तियों के प्रकार, सरल पर्ण, संयुक्त पर्ण, पिच्छाकार, हस्ताकार, पर्ण विन्यास, एकांतर, सम्मुख, ये सारा, और पर्ण के रूपांतरण, ये सारा। उसके बाद फिर पुष्पक्रम का आया। पुष्पक्रम में ससीमाक्षी और असीमाक्षी, बस बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दे करके ये दो चीज़ें समझा रखी हैं, और फिर पुष्प का डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर। ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, वही है। पुष्प की सारी टर्मिनोलॉजी इसमें दे रखी है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार आप पूरा, ठीक है। ये पुष्पों की ये स्थितियाँ, ऊर्ध्वाधर, अधोवृत्ति, जितनी भी सुपीरियर इन्फीरियर ओवरी है, इसको डायग्राम से दिखाया, ठीक है। पुष्प के ये सारे भाग दिख रहे हैं, ठीक है। कैलेक्स, करोला, जो भी पुष्प के भाग हैं और उनकी टर्मिनोलॉजी, ठीक है। और ये देखो इनके विन्यास दिखा रखे चारों, ये डायग्राम आपको बताया भी गया था, पुष्पदल विन्यास। उसके बाद देखो पुमुंग और जायांग, और ये सारे इनके, ये जितने भी हैं ये सब इनके बीजांडन्यास, प्लेसेंटेशन जायांग के अंदर, ठीक है। फिर फल में जैसा मैंने आपको बताया था, केवल अस्थिल फल के बारे में ज़्यादातर कहा गया, ये फल है। फल में ये नारियल और आम का बता रखा है फल के बारे में, ठीक है। उसके बाद बीज बता रखा है, ये चने के बीज का हमने भी पढ़ा था, ठीक है। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री बीज की संरचना, ये एक बीजपत्री बीज मक्के का। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी, मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी में भी यही चीज़ें हैं और आप इसको पढ़ें। और ये यहाँ से अर्ध तकनीकी आज जो हमने पढ़ा वो ये था। अब देखो ये जो दिया है ये ब्रेसिकेसी कुल का ही पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र दिया है, केवल समझाने के हिसाब से, और इन्होंने इसी में सारे वो चिन्ह संकेत बता रखे। फिर फैबेसी के बारे में दिया हुआ है, फैबेसी, ये फैबेसी के डायग्राम, और फिर उसके बाद ये सोलेनेसी, ठीक है। और एग्जाम्पल भी वही है बिल्कुल जो है, और ये लास्ट में लिलिएसी फैमिली। तो 3 फैमिली के बारे में दे रखा है यहाँ पर, समझ में आ गई बात। तो एनसीईआरटी से भी आप इसको ज़रूर पढ़ लें, जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में हैं हमने भी वही लिए हैं, उससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि टर्मिनोलॉजी का भाग है, कई सारी टर्म्स हैं, बहुत उदाहरण हैं, तो ये आसानी से याद नहीं होंगे, लेकिन बार बार रिपीट करिए, छोटे छोटे चार्ट बना लीजिए, एक फैमिली को एक पेज पर उसकी मेन चीज़ें लिख ली, उसका सूत्र, उसका चित्र, उसका उदाहरण, ऐसे ही याद होंगे। तो थोड़ा रिवाइज बार बार करना पड़ेगा, थोड़ा एग्जाम्पल वाला और अलग अलग टाइप का ये प्रकारों वाला चैप्टर है। तो मॉर्फोलॉजी है, क्लासिकल बॉटनी है, इसी तरह की चीज़ें आती हैं, घबराना नहीं है, अच्छे से इसको बार बार रिवाइज करिए तो बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत कॉमन चीज़ें हैं और बहुत कम उदाहरण और बहुत कम चीज़ें इसमें एनसीईआरटी में दी हैं, आपको उतना ही ध्यान रखना है। तो आपका मॉर्फोलॉजी, पुष्पीय पौधों की आकारिकी का जो ये चैप्टर था, ये इसी के साथ समाप्त होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।